हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हमारा सेशन है यूनियन बजट 2023। अ वेरी वेलकम टू एवरीबॉडी। तो बजट आपको पता है ऑन 1 हमारे इंडिया का बजट पेश किया गया बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लें कि हमारा संविधान यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी बजट वर्ड का यूज नहीं करता, यानी हमारे संविधान के किसी भी आर्टिकल में बजट वर्ड नहीं है। बट हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 112 कहता है कि हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी जो पूरे के पूरे साल हमारी गवर्नमेंट किस मिशंस पर काम करने वाली है या किस सेक्टर में काम करने वाली है उसको पेश करेगी। तो हमारे संविधान के किसी भी आर्टिकल में बजट वर्ड यूज नहीं किया गया। बट हमारे संविधान के 112 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत की जाएगी बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसके फर्स्ट प्रायर दिन मतलब इसके पहले दिन क्या पेश होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है जिसको ब्लूप्रिंट ऑफ बजट कहा जाता है। सरकार ने पिछले साल क्या क्या काम किया है उसको प्रस्तुत किया जाता है, और बजट में क्या किया जाता है, सरकार पूरे साल क्या करने वाली है उसको प्रस्तुत करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। और इस समय हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अनंत नागेश्वर। और इकोनॉमिक सर्वे किस मिनिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसकी शुरुआत 1951 के पास हुई थी। इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत, बजट तो आना बहुत पहले से ही शुरुआत हो गया था जब हमारा इंडिया ब्रिटिश के अधीन था। तो बजट की शुरुआत करते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है कि निर्मला सीतारमन जो हमारे इस समय फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अमृत काल का पहला बजट पेश किया है। अमृत काल का पहला बजट पेश किया, यानी आपको पता है हमारा जो अमृत काल है वो शुरू हो चुका है फ्रॉम 2022 टू 2047। इसके अधीन यानी 25 साल हमारा इंडिया कौन सा ईयर मनाएगा, तो अमृत काल के ईयर्स मनाएगा, क्योंकि 2047 को हमारे इंडिया को आजाद हुए कितने साल हो जाने हैं, 100 साल हो जाने हैं। इसीलिए ये 25 साल इसके जो टेन्यूर के बीच वाला ईयर्स है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अमृत काल को। और जो निर्मला सीतारमन है कि अपने टाइम का वो 5th टाइम बजट पेश कर रही है। कुछ फैक्ट्स की बात करें तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ब्रिटिश राज से ही बजट की शुरुआत हो चुकी थी, और पहली बार बजट पेश किया गया ब्रिटिश राज में 1860 में बाय जेम्स विल्सन के द्वारा। और जब हमारा इंडिया स्वतंत्र हुआ यानी 1947 को, तो बजट पेश किया गया था हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है सन्मुखम चेट्टी के द्वारा। जब हमारा इंडिया गणराज्य बना यानी रिपब्लिक हुआ 1950 में, तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बने थे जॉन मिथई, और उनके द्वारा बजट पेश किया गया। मैक्सिमम टाइम की बात करें तो मोरारजी देसाई ने 10 टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम किन्होंने किया हुआ है बजट पेश, तो मोरारजी देसाई लगभग 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। और पहली वुमेन की बात करें तो इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमन जिन्होंने बजट पेश किया था, और फर्स्ट वुमेन जिन्होंने अपने पूरे टेन्यूर निभाया था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, और
सबसे अधिक बार जो वुमेन रही हैं जिन्होंने बजट पेश किया है, तो जो करंट की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, तो वो है हमारी जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट पेश किया हुआ है। अब आते हैं हाइलाइट्स। यहाँ पर हाइलाइट्स की शुरुआत होती है कि बजट की शुरुआत निर्मला सीतारमन जी के द्वारा कहाँ से की गई। तो उन्होंने ये बताया है कि जो हमारे इंडिया की आर्थिक व्यवस्था है, यानी हमारे इंडिया का जो आर्थिक विकास है वो कितने दर तक रहेगा। 2022 से 2023 तक ये 7% रहा, और 2023 से 2024 तक ये कितने प्रतिशत होगा, 6.5%। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, 2023 से 2024 6.5% और 2022 टू 2023 7%। ये बहुत अच्छी बात है कि इस समय उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया था कि इस समय इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, यानी हम इस समय इंडिया कितने नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उन्होंने इसको इस बात को कहा बजट में, और ये भी बोला कि इस समय पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है वो किसकी है, वो भारत की है। और पूरे दुनिया की जो लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज है वो आपके सामने है। यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी में पहले नंबर पर है, यूके, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमीज है। और हमारा इंडिया 5th लार्जेस्ट बन चुका है, और किसको पीछे छोड़कर, ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। तो अगला है, उन्होंने बजट की शुरुआत की कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना चलाई गई थी, और हम इस योजना को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं फॉर 1 ईयर। और ये योजना दोबारा से लागू कर दी गई है 1 जनवरी 2023 से। और इन्होंने बोला कि जब कोविड हुआ था, तो कोविड में अगर सबसे ज्यादा किसी योजना ने लोगों तक सहायता पहुंचाई है तो वो रही है पीएम गरीब कल्याण योजना, जिसमें क्या प्रोवाइड किया गया, फ्री फूड प्रोवाइड किया गया। और लगभग 28 मंथ तक हमारी सरकार ने फ्री खाना प्रोवाइड किया है लगभग 42 करोड़ लोगों को। फिर उन्होंने बजट की आगे की बात की, उन्होंने कंपैरिजन किया 2014 के साथ कि प्रीवियस जो 9 साल रहे हैं, यानी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, और उन्होंने कंपैरिजन किया कांग्रेस के साथ कि 2014 से पहले क्या था और 2022 में क्या क्या हो चुका है। उन्होंने बताया कि जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मिशन रहे हैं वो कौन से रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्वच्छ भारत मिशन रहा, आपको पता होगा 2 अक्टूबर 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था, और 2019 तक ये स्वच्छ भारत मिशन चला था, टू मेक इंडिया क्लीन। तो इसका टैगलाइन क्या था, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो वन ऑफ द बेस्ट उन्होंने बोला कि ये एक मिशन रहा है जो बहुत सक्सेसफुल रहा। फिर उन्होंने बात की थी उज्ज्वला योजना के द्वारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना रही है। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 में की गई थी। एलपीजी कनेक्शन, यानी जो भी गैस के सिलेंडर आते हैं वो किसको लेकर है, उज्ज्वला योजना को लेकर है। ये बहुत सक्सेसफुल रही। उन्होंने बताया कि जो रूरल एरिया है वहां पर हर घर में एलपीजी पहुंचाए गए, और पहला राज्य जो बिल्कुल एलपीजी कनेक्शन से हर घर में एलपीजी है वो कौन सा बना, हिमाचल प्रदेश। तो उन्होंने इस योजना की भी शुरुआत बात की। फिर उन्होंने बात की थी पीएम जनधन योजना। इसका क्या था, जीरो
बैलेंस अकाउंट। इसमें से हर पर्सन को बैंक के साथ जोड़ने के लिए बहुत लार्ज स्केल पर पीएम जनधन योजना चलाई गई थी और ये योजना चलाई गई थी 28 अगस्त 2014 में। हर पर्सन को बैंक के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि ये योजना पूरे दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें लार्ज स्केल पर इतने ज्यादा जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए। फिर उन्होंने बात की थी, कंपैरिजन किया 2014 से पहले कि 2014 से पहले जो इंडिया थी वो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, बट 2023 में वो कितनी बन गई है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। फिर उन्होंने कंपैरिजन किया कि 2014 से पहले जो पर कैपिटा इनकम थी वो आज की पर कैपिटा इनकम से 2% लेस थी। मतलब आज पर कैपिटा इनकम 2014 से पहले कितनी हो चुकी है, उससे डबल हो चुकी है। यानी एवरेज निकाला जाए तो हर एक पर्सन है किसी पर्टिकुलर एरिया में वो कितना कमा रहा है, 1.97 लाख पर ईयर कमा रहा है। उन्होंने ये दो पॉइंट्स कंपैरिजन के साथ रखे। एक पहला रखा कि 2014 से पहले जो इंडिया थी वो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, और फिर बात की कि 2023 में जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल हो चुकी है एज कंपैरिजन टू 2014। और पर कैपिटा इनकम आपको पता है किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एवरेज इनकम कमाता है हर इंसान, उसको क्या कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम। और कितनी है पर कैपिटा इनकम इस समय, 1.97 लाख। फिर उन्होंने बात किया कि जो 25 साल है हमारे अमृत काल के, हम थ्री विजन्स पर फोकस करेंगे ताकि जो जब 2047 आए यानी हमारे इंडिया का 100 साल हम इंडिपेंडेंस डे मनाए तो हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ चुके हों। तो 3 विजन्स जो इन्होंने सामने रखे हैं, वो पहला रखा कि अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ, कि हम नागरिकता को अपॉर्चुनिटीज देंगे ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। हम उनको स्पेशली किस पर फोकस किया जाएगा, यूथ पर फोकस किया जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, जॉब क्रिएशन की ग्रोथ करेंगे, यानी जॉब क्रिएट करने में बढ़ावा देंगे। फिर उन्होंने थर्ड पॉइंट रखा, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, एक लार्ज स्केल पर अर्थव्यवस्था जैसी आपकी इंडस्ट्री होगी उसको स्टेबल करेंगे, यानी उतार रिस्क बहुत कम होगा, वो सिर्फ आगे ही बढ़ेगी वो इकोनॉमी, और उसकी तरफ ध्यान देंगे और रिस्क को कम करेंगे और उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो ये 3 विजन्स रखे उन्होंने अमृत काल के। फिर आता, टू सर्विस दीज फोकस एरियाज इन कंट्री जर्नी टू इंडिया एट द रेट 100 द बजट आइडेंटिफाइज 4 ट्रांसफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटीज। कहते इंडिया एट द रेट 100 यानी इंडिया को 100 साल आजादी के पूरे होने की तरफ हम 4 इंडिया को बदलने की अपॉर्चुनिटीज रखते हैं, यानी 4 ऐसे प्रायोरिटीज रखते हैं जिससे हमारा इंडिया ट्रांसफॉर्म होगा और एक अच्छा आगे जाकर एक अच्छा देश उभर के सामने आएगा। और पहला उन्होंने बोला, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि यानी हम जो वुमेन्स हैं उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे ताकि वो अपना खर्चा खुद चला सके। अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन गवर्नमेंट की तरफ उन्होंने हाईलाइट किया, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इस मिशन के अधीन लगभग 81 लाख ऐसी वुमेन्स को हम इंटरप्राइज बिजनेस की तरफ लेकर जाएंगे ताकि वो अपना खर्चा खुद चला सके। यानी वुमेन्स को क्या किया जाएगा,
एम्पावर किया जाएगा। और अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन का उन्होंने हाईलाइट दिया था। और टू ट्रांसफॉर्म, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू ट्रांसफॉर्म इनटू लार्ज प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेज, यानी वुमेन्स को भी इंडिपेंडेंट होने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए हम प्रेरित करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। सेकंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना, जिसका मतलब है पीएम विकास योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना की उन्होंने बात की है कि जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं, यानी जो पुराने क्राफ्ट्समैन हैं, उनकी संस्कृति को हमने बचाए रखना है। उनको हम ऐसा ट्रेन करेंगे, हम उस उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, हम उनको नॉलेज देंगे, ताकि वो हमारी जो संस्कृति है उसको हम कैसे बचाए रखें और हम इसको कैसे आगे आगे लेकर जाएं। तो उन्होंने जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस के लिए किस योजना की शुरुआत की, तो उन्होंने पीएम विकास, और ट्रेडिशनल आर्टिशंस को उन्होंने क्या नाम दिया, विश्वकर्मा नाम दिया। कौशल का मीन्स स्किल, किनको स्किल दी जाएगी, ट्रेडिशनल आर्टिशंस को स्किल दी जाएगी। फिर उन्होंने बात की टूरिज्म प्रमोशन इन मिशन मोड, यानी जो कोविड के कारण हमारा जो टूरिज्म अफेक्ट हुआ है उसको हम फिर से सही करेंगे और टूरिज्म के लिए एक अच्छा मिशन लेकर आएंगे, ताकि हमारे जो इंडिया का टूरिज्म है वो क्या हो सके, बढ़ सके। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो बजट का हाईलाइट रहा वो रहा था ग्रीन ग्रोथ, यानी हमने इंडिया को स्वच्छ करना है, हमने इंडिया को ग्रीनरी करना है, हमने इंडिया को उन गैसेस से मुक्त करना है जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, हार्मफुल करती हैं। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेट गोल्स की बात की, जो ग्रीन ग्रोथ को, यानी ग्रीन ग्रोथ का क्या मतलब होता है, ग्रीन ग्रोथ का मतलब होता है कि जो भी स्वच्छ ऊर्जा है यानी स्वच्छ फ्यूल है उसको बढ़ावा देना है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, हाइड्रोजन होगी, हमने उसकी तरफ ध्यान देना है। तो कौन सा आएगा, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम मींस कि सरकार एक लोन प्रोवाइड करेगी किन एक्शंस को फुलफिल करने के लिए, सस्टेनेबल एक्शंस को फुलफिल करने के लिए। अब सस्टेनेबल क्या होता है कि विकास भी करना है बट हमने अपने इन्वायरमेंट को हार्म भी नहीं होने देना। और आपको पता होगा कि 2030 तक हमने 17 गोल्स ऐसे रखे हैं जिनको हम फुलफिल करेंगे, और उसके लिए एक लोन सरकार प्रोवाइड करेगी, लोन देने का प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसको क्या नाम दिया उन्होंने, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम प्रणम, पीएम प्रणम योजना शुरुआत की गई बाय निर्मला सीतारमन। उन्होंने बोला कि हम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को बढ़ावा देंगे, ताकि वो क्या प्रमोट कर सके कि जो फर्टिलाइजर्स हैं यानी जो हार्मफुल फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जगह वो कुछ अलग यूज करें। यानी हमने फर्टिलाइजर्स को, केमिकल के फर्टिलाइजर्स को हमने यूज नहीं करना, हमने इन्वायरमेंट को साफ रखना है, इसीलिए इसका कोई अल्टरनेट यूज किया जाए। फिर उन्होंने बोला कि 500 ऐसे प्लांट्स बनाए जाएंगे जो वेस्ट टू वेल्थ का काम करें, जैसे गोबर हो गया। अब गोबर का ऐसा प्रयोग करेंगे कि हमें हमें उससे वेल्थ भी आए यानी पैसा भी आए। उसके लिए कौन सी स्कीम योजना शुरुआत की गई है, गोवर्धन स्कीम। और कैसे कितने प्लांट बनाए जाएंगे, 500 प्लांट्स बनाए जाएंगे। फिर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मिष्टी योजना, मिष्टी योजना चलाई गई है किसकी प्लांटेशन के लिए, मैंग्रोव की प्लांटेशन के लिए, कहां पर, अलोंग दी कोस्ट लाइन। अब वाई निर्मला सीतारमन फोकस्ड ऑन मैंग्रोव प्लांटेशन, क्यों उन्होंने सिर्फ मैंग्रोव की प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए बोला, क्योंकि जो मैंग्रोव की प्लांटेशन है वो सॉइल इरोजन होने से बचाती है, इसीलिए इन्होंने मैंग्रोव की प्लांटेशन करने के लिए बोली है अलोंग दी कोस्ट लाइन। अमृत धरोहर,
अमृत धरोहर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा ताकि हम अपने वेटलैंड्स को क्या कर सके, उनका एक अच्छा यूज कर सके, उनको जो भी उनसे लाहे है वो अच्छी तरीके से ले सके। हाइलाइट्स तो इम्पॉर्टेंट है, मैंने बता दिया कि मिशनी एफएम यानी फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस न्यू मिश्ती स्कीम गवर्नमेंट टू टेक अप मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन अंडर द न्यू स्कीम। मैंग्रोव की प्लांटेशन की जाएगी अलोंग द कोस्ट लाइन। अब बात करते हैं कि जो इस साल 7 चीजों पर बजट फोकस रहा, 7 चीजों पर बजट फोकस रहा, इसीलिए उन्होंने क्या उनको टैगलाइन दिया, सप्ताह ऋषि टैगलाइन दिया। सप्ताह ऋषि में कौन कौन सी 7 चीजें आएंगी? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो एक एक करते पढ़ते हैं कि क्या थे ये। सबसे पहले बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होती है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये होती है कि जड़ तक विकास करना है, यानी जो इंडिया का आखिरी पर्सन है उन तक भी विकास पहुंच सके। और किन सेक्टर्स में विकास पहुंच सके? उनको एग्रीकल्चर तक पहुंच सके, हेल्थ तक, आखिरी तक हर पर्सन को पहुंच सके, और एजुकेशन भी हर जड़ तक पहुंच सके। एग्रीकल्चर की बात करें तो उन्होंने स्पेशली बोला है कि एक एग्रीकल्चर एक्सिलरेटर फंड बनाया जाएगा जो किसके लिए यूज किया जाएगा? फॉर स्टार्टअप्स। फॉर एग्जाम्पल है कि अब कोई पर्सन टोमेटोज की, टमाटर की खेती करता है तो उन्होंने केचप का बिजनेस खोलना है, अब उसको चाहिए पैसा, तो वो सरकार किस फंड से देगी? तो एग्रीकल्चर फंड से देगी। फिर उन्होंने बोला है कि वेरी इंपॉर्टेंट, मिलेट्स को एक मिलेट का सेंटर बनाया जाएगा, एक वर्ल्ड सेंटर बनाया जाएगा जिसमें से हम मिलेट्स को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। और मिलेट को क्या नाम दिया है उन्होंने? उस सेंटर को क्या नाम देंगे? श्री अन्ना नाम देंगे। और मिलेट्स इस साल 2023 का वर्ष है वो भी किसके रिगार्डिंग है? मिलेट्स के रिगार्डिंग है। और एक और बात याद रखना कि इस समय इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सब सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट का। और सबसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसर है मिलेट्स का वो भी कौन करता है? भारत करता है। तो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स है जो याद करने वाले हैं। फिर उन्होंने ये भी बोला कि बाजरा के लिए एक स्पेशल सेंटर बनाया जाएगा हैदराबाद में, जो बाजरा की अलग अलग चीज लेकर आएगा ताकि हम बाजरा की और अच्छे से खेती कर सकें। फिर उन्होंने बात की कि 2 लाख का लोन दिया जाएगा फार्मर्स को, या एग्रीकल्चर करने के लिए, डेयरी करने के लिए, क्रॉप्स की प्लांटेशन करने के लिए, मच्छी पालन करने के लिए 2 लाख का गवर्नमेंट क्या देगी? लोन देगी। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि हॉर्टिकल्चर को लार्ज स्केल पर क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा। फिर हेल्थ और एजुकेशन के बारे में उन्होंने क्या बात की है? हेल्थ और एजुकेशन के बारे में ये बात की है, उन्होंने बोला है हेल्थ को लेकर कि हम एनीमिया मुक्त होंगे, हम मिशन लेकर आएंगे जो हमारे इंडिया में से क्या मुक्त हो गया? एनीमिया मुक्त होगा। और टारगेट कब तक रखा है? 2047। एनीमिया क्या होता है? ब्लड की कमी आना। किसके कारण ब्लड की कमी आना? जब रेड ब्लड सेल क्या हो जाते हैं? मरने लगते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है? रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। और उसको हमने क्या करना है? इंडिया को मुक्त करना है एनीमिया से 2047 तक। अब सेकंड सप्ताह ऋषि में पॉइंट आया था लास्ट माइल कनेक्टिविटी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का क्या मतलब है? कि हमने जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो लास्ट माइल तक पहुंचानी है। मतलब
लास्ट पर्सन तक पहुंचानी है, हर पर्सन तक वो प्रोग्राम, वो मिशन जाना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट करने वाली है। और सबसे पहले उन्होंने ये बात की थी, टू इम्प्रूव सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलरली ट्राइब ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली पीवीटीजी। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था ये पीवीटीजी को लेकर कि पर्टिकुलरली ट्राइब ग्रुप्स, ये कौन से होते हैं पर्टिकुलरली ट्राइब ग्रुप्स? ये लोग आदिवासी, ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं, जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जो आदिवासी आदम की तरह रहते हैं, जो नेचर से प्यार करते हैं, यानी बिल्कुल आदम की तरह, इनको आदम ट्राइब का नाम भी दिया गया है। लगभग हमारे इंडिया में ऐसी 75 ट्राइब्स हैं जो हमारे इंडिया में रहती हैं, और मैक्सिमम ट्राइब कहाँ पर रहती है? उड़ीसा में। इस पर्टिकुलर ट्राइब को रिकॉग्नाइज किया गया था 1973 में बाय देबर कमीशन। अब क्या बोला गया है कि ऐसी पर्टिकुलरली जो ट्राइब है हम उनको डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट मिशन विल बी लॉन्च्ड, और उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, हम उनको आदिवासी लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, और ये आने वाले 3 सालों में इनको हम अच्छी तरीके से लागू करेंगे, और लगभग 15,000 करोड़ रुपया इस पर हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। और लगभग कितनी ट्राइब्स हमारे यहाँ पर रहती हैं? 75, और मैक्सिमम ऐसी ट्राइब्स कहाँ पर रहती हैं? उड़ीसा में। डन। फिर उन्होंने बोला कि आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो अनडेवलप्ड ब्लॉक्स हैं, यानी जो अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको क्या किया जाएगा? उनको डेवलप किया जाएगा। लगभग कितने ब्लॉक डेवलप किए जाएंगे? 500 ब्लॉक्स। ऊपरी भद्रा योजना, ये योजना किसको लेकर है? सूखे को लेकर है, ड्राउट को लेकर है। अगला है ऊपरी भद्रा योजना। ऊपरी भद्रा योजना किसको लेकर है? सूखा को लेकर है। और सरकार ने बोला है कि जो भी सूखे से राज्य अफेक्ट होगा, सरकार उसको हेल्प प्रोवाइड करेगी। और स्पेशल फोकस किस स्टेट पर किया गया? कर्नाटक। और लगभग 5,300 करोड़ रुपया प्रोवाइड करेगी सरकार उस राज्य को सूखे से बाहर आने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। 2 स्कीम्स हैं श्री को लेकर, एक है पीएम श्री योजना, एक है इंडिया श्री। पीएम श्री योजना चलाई गई थी लगभग 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए ये योजना चलाई गई थी बाय नरेंद्र मोदी। और बजट में इंडिया श्री योजना को का जिक्र किया गया है। इसमें क्या है कि जो हमारे इंडिया के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मतलब जहां पर हमारे इंडिया के इतिहास के बारे में पता लगता है, लगभग 1 लाख ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स को क्या किया जाएगा? डिजिटलाइज किया जाएगा, ताकि हम आने वाले समय में वो खराब ना हो और बिल्कुल सेफ रहें। तो ये दोनों योजना अलग अलग हैं, इनको याद रखना। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये पहले ही भी बात की हुई है सरकार ने कि रेलवे में लगभग कितने करोड़ रुपया लगाया जाएगा? 2.40 करोड़ रुपया लगाया जाएगा रेलवे को, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए। और ये भी बोला है कि अर्बन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट फंड, मतलब यानी शहरी विकास के लिए एक फंड बनाया जाएगा, और ये फंड कौन देगा? नेशनल हाउसिंग बैंक देगा। अनलीजिंग द पोटेंशियल, जो हमारे अंदर एक पोटेंशियल है उसको बाहर लेकर आएगी। ये वन ऑफ सप्तऋषि का पॉइंट है। और उसके लिए एक प्रोग्राम चलाएगा, आई गॉट कर्म योगी प्रोग्राम। ये किसके लिए चलाया गया है? उन पब्लिक सर्विसेज पर्सन के लिए लगाया गया है, यानी जो यूपीएससी में होते हैं, सिविल सर्विस में होते हैं, पीसीएस में होते हैं, उनको करप्शन फ्री करने के लिए उनको क्या दी जाएगी? ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके लिए क्या, कौन सा प्रोग्राम? कर्म योगी प्रोग्राम।
फिर उन्होंने बात किया है कि एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। अब एक्सीलेंस सेंटर यानी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देंगे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? ऐसी इंटेलिजेंस, ऐसी टेक्नोलॉजी जो मनुष्य की तरह सोचती है, उसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। और थर्ड पॉइंट इसमें बात की कि जो भी बिजनेसमैन है उनको सिर्फ अपना पैन कार्ड ही वो एज अ आइडेंटिटी कार्ड यूज करेगा अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए, उसको कोई भी बाकी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। फिर ग्रीन ग्रोथ की हमने पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे आपको प्रणम योजना चलाई गई है, मिष्टी योजना चलाई गई है, गोवर्धन स्कीम चलाई गई है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चलाया गया है और अमृत धरोहर प्रोग्राम चलाया गया है। ग्रीन ग्रोथ में जब निर्मला सीतारमन ने बात की तो उन्होंने पहले ही बात की कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 2 मिशन बहुत इंपॉर्टेंट चलाए हुए हैं इन्वायरमेंट के लिए। एक तो हमने कार्बन न्यूट्रल होना है 2070 तक, यानी हम जितना कार्बन का उत्सर्जन करते हैं हमने कार्बन को उतना ही रिड्यूस करना है। फिर चलाया गया मिशन लाइफ, किसके द्वारा चलाया गया? नरेंद्र मोदी की। हमने लाइफ की फुल फॉर्म लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी हमने अपना वैसा लाइफस्टाइल बनाना है कि हमारा इन्वायरमेंट क्या ना हो, हार्म ना हो। अब यूथ पावर यानी यूथ को भी बल दिया गया है और सबसे पहले बल दिया गया पीएम कौशल विकास योजना। पीएम कौशल विकास योजना में यही है कि यूथ को ट्रेन किया जाएगा, यूथ की स्किल्स को ट्रेन किया जाएगा, उसके लिए पीएम कौशल विकास योजना। यूथ में अपने देश को, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कि अपने ही देश को देखो, उसके लिए कौन सा प्रोग्राम? देखो अपना देश। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, विलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और एक यूनिटी मॉल एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आपको पूरे इंडिया के जितने भी जीआई टैग्स है, यानी जिस जिस राज्य की कोई भी फेमस जगह है वो आपको एक ही मॉल में मिल जाएगी। उसको क्या नाम दिया गया है? यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर यानी फाइनेंस, जिसमें से भी सरकार को पैसा आता है उसको स्टेबल करेंगे और स्पेशली इंडस्ट्री को स्टेबल किया जाएगा। और सबसे हाईलाइट जो रही चीज वो ये रही कि उन्होंने पीआईटी पर यानी पर्सनल इनकम टैक्स पर कितनी स्लैब्स 6 से कितनी कर दी हैं? 5 कर दी हैं। और पहले 2.5 लाख पर नील टैक्स लगता था, अब 3 लाख तक कितना टैक्स कर दिया है? 0 टैक्स कर दिया है। 0 to 3 लाख तक कितना टैक्स होगा? नील। 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख 10%, 9 to 12 लाख 15% और 12 से 15 20% और 15 से अबव कितना लगेगा? 30%। और मैक्सिमम दर कितना रखा है? 30%। स्टेट पॉलिसी की बात करें तो स्टेट्स के लिए उन्होंने बात की कि हम 50 आने वाले जो साल है वो स्टेट्स को फ्री टैक्स मतलब बिना किसी टैक्स का लोन देगी। और जो स्टेट का फिस्कल डेफिसिट है मतलब रेवेन्यू कम है, घाटा ज्यादा है, उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। और हर एक स्टेट का जीएसडीपी यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना रहना चाहिए? जस्ट 3.5% रहना चाहिए स्टेट का फिस्कल डेफिसिट। और हमने इंडिया के फिस्कल डेफिसिट की बात की कि हमें कितना घाटा होने वाला है। 2022 से 2023 6.8%, 2023 से 2024 5.4%, 2025 से लेकर 2026 से 4.5%। अब वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट, अब सरकार ने लास्ट में बात की कि जो हमारा रुपया है सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, मतलब हम सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से लेकर आते हैं? तो वो हम पैसा लेते हैं फ्रॉम
पैसा कहाँ से आता है सरकार को? सबसे ज्यादा पैसा सरकार से आता है उधार से, बोरोइंग से। बोरोइंग से यानी लगभग 37% उधार से आता है। फिर जीएसटी से आता है 17%। फिर थर्ड कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनी टैक्स से आता है 15%। और पर्सनल इनकम टैक्स से भी कितना आता है? 15%। और सबसे ज्यादा सरकार पैसा कहाँ पर स्पेंड करती है? लगभग जो उधार लिया है उनको चुकाने के लिए 20% का पैसा। जो सेंटर की सेकंड नंबर पर सेकंड पर आता है, सेंटर सेक्टर जो भी सेंटर पर स्कीम चलाती है 17%, वहां पर थर्ड पर डिफेंस पर 8%। और अब बात करते हैं अभी हेल्थ पर सरकार कितना यूज करती है। तो हेल्थ पर सरकार यूज करती है जीडीपी का 2.1%। और एजुकेशन पर सरकार कितना खर्च करती है? तो जीडीपी का 2.9%। तो ये रहा था बजट की सबसे इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स। आई होप यू लाइक इट सेशन। बाय बाय।